बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये कहावत हमारे बुजुर्गों ने कही है। आज की इस कहानी में ये कहावत सिद्ध होती नजर आ रही है। एक लड़की जिसका नाम होता है कीर्ति, जो शादी होती है उसकी एक लड़का सर्वेश के साथ। और शादी में जब वो रहती है तो उसके नखरे बहुत ही आसमान में होते हैं। वो अपने परिवार की यानी ससुराल वालों की एक भी बात नहीं सुनती है। और इसी कश्मकश में वो अपने पति से तलाक लेने के लिए केस डाल देती है। इस घटना को लगभग 7 साल हो चुके हैं। और आज उस लड़की कीर्ति का जो हाल है वो आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको जीवन में एक सीख देकर जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो डिस्ट्रिक्ट से निकलकर हमारे सामने आई है। उसका पति सर्वेश, जो कि दिल्ली में जॉब करता है, जब वो अपनी जॉब की तरफ से ही उन्हें ऑफर मिला था तो वहीं वो घूमने के लिए जाता है हरिद्वार। और हरिद्वार में जैसे ही वो नदी में नहाने के लिए, गंगा मैया में नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एक साध्वी है, किनारे पर बैठी हुई है और वो उसकी आंखों से आंसू है और ऐसा लग रहा है मानो वो कितनी परेशान है। जैसे ही सर्वेश उसकी तरफ देखता है तो उसका चेहरा उसे जाना पहचाना लगने लगता है। और जाना पहचाना जब चेहरा लगता है तो सर्वेश उसके और भी नजदीक जाता है, कहता है मैं बाद में नहाऊंगा अपने दोस्तों से, और उस महिला के पास चला जाता है। जब वो उसे नजदीक से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही कीर्ति है जिसने 7 साल से उस पर तलाक का केस डाल रखा है, और वो उसी की वही पत्नी है। वो उसके नजदीक जाकर कहता है, कीर्ति, तुमने ये क्या पहन रखा है? तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? जैसे ही कीर्ति सर्वेश को देखती है तो वो उसके पैरों तले लपट जाती है, उसके पैरों में झुक जाती है और उसके पैर पकड़कर रोने लगती है और कहती है, जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। सर्विस उसे बार बार कहता है, पैर छोड़ो, खड़े हो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छे हालात में छोड़ा था। तुम्हारे साथ क्या हुआ है ऐसा जो तुमने भगवा चोला पहन रखा है? तभी कीर्ति कहती है, मैं सारी दुनिया को समझ चुकी हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई। जब तुम्हें मैंने छोड़ा तो मुझे लगता था कि मैं जीवन में बड़े ऐश करूंगी, बहुत मजे से जिंदगी जीऊंगी और अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगी, बहुत अच्छे से रहूंगी। लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए जब मैंने दुनियादारी की हकीकत को देखा। जब तुम्हारे साथ मैं रहती थी तो मुझे जीवन का एक अलग ही आनंद मिलता था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारा घर छोड़ा और अपने माता पिता, भैया भाभी के पास में आई तो मुझे मेरे भैया भाभी के अलग रंग ढंग दिखने लगे। मैं मेरे भैया भाभी को एक पलक नहीं सुहाती थी। हर बात में मुझे ताना दिया जाता था। हर बात में मुझसे कहा जाता था कि जब वो अपने पति की ही नहीं हुई तो हमारी कैसे होगी। मेरी भाभी बात बात में तानाकसी किया करती थी। माँ मेरी मूक बनकर बैठ जाती थी। एक भी शब्द भाभी के और मेरे बीच में वो नहीं बोलती थी। जब मैं अकेले में अपनी माँ से बात करती तब माँ एक ही बात कहा करती थी, बेटा, हमें तो इनके ही सहारे रहना है। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बहू से लड़ाई करूंगी तो मेरी बहू मुझे खाना नहीं देगी और ना ही मेरा आदर सम्मान करेगी। तुम तो अपना आदर सम्मान खो ही चुकी हो। तुम अपने पति के घर को छोड़ चुकी हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ। मैं बाहर कहीं कमा भी नहीं सकती। अब तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ। यहाँ पर जो कीर्ति है वो चुप हो जाती है और अब उसके पास कोई भी शब्द नहीं रहता है। ना ही वो अपने भैया से कोई भी शिकायत करती है, ना ही अपनी माँ से कोई भी शिकायत करती है, और वहां से अपने एक जोड़ी कपड़े लेकर निकल जाती है और हरिद्वार में आकर एक आश्रम में शरण लेती है और यहीं पर आकर साध्वी बनकर रहने लगती है। सात्विक जीवन जो होता है, कहने को तो हम सबको बहुत आसान लगता है, लेकिन परिवार को छोड़कर अकेले जीवन जीना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, जो कि जब कीर्ति ने साध्वी भेष लिया तब उसे अंदाजा लगा कि कैसे जीवन को काटा जाता है परिवार से अलग होकर। जब आपकी कोई भी केयर करने वाला नहीं होता, कोई भी आपसे पूछने वाला नहीं होता है,
तब आपको जीवन जीने में कैसा लगता है, अब वो कीर्ति को महसूस हो चुका था। लेकिन अब उसके पास कोई भी ज़रिया नहीं था अपने पति तक जाने का, क्योंकि साध्वी बन चुकी थी, ना तो उसके पास पैसे थे और काफ़ी दूर वो रहती थी। ना ही उसकी हिम्मत पड़ती थी कि वो अपने पति से जाकर बात करे, क्योंकि उसने पहले से ही तलाक का केस डाल रखा था। तलाक की हर बार जब भी वो सुनवाई पे जाते, तो आगे की डेट रख दी जाती थी। ना ही तो उसे कोई पैसा मिला था वहाँ से और ना ही कोई भी रिश्ता अब उसके साथ बचा था। माता-पिता, भाई-भाभी सब साथ छोड़ चुके थे। पति का साथ कीर्ति ने खुद ही छोड़ दिया था। इन सब को सोच-सोच कर कीर्ति गंगा नदी के किनारे बैठकर रो ही रही थी, तभी अचानक से सर्वेश उसको दिखाई देता है और तभी वो उसके पैरों में गिरकर बार-बार माफ़ी माँगने लगती है। सर्वेश उसे उठाकर गले से लगाता है और कहता है कि ठीक है, तुम जो कह रही हो वो ठीक है, बिल्कुल मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब मैं मम्मी-पापा से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। क्योंकि मेरा भी परिवार है, मुझे परिवार की बातें सुननी पड़ती हैं, मेरे माता-पिता की। तुमने मेरे माता-पिता का कभी आदर-सम्मान नहीं किया था और उसी की वजह से आज तुम ये सब भुगत रही हो। तभी जो आश्रम था जहाँ पर कीर्ति ने शरण ली थी, वहीं पर सर्वेश को लेकर जाती है और जो उसके गुरुजन थे उनसे मिलाती है, तो गुरुजन भी यही कहते हैं कि बेटा कीर्ति, आपने सात्विक जीवन भी बिताया, पारिवारिक जीवन भी बिताया, आपको एहसास हुआ होगा कि सात्विक जीवन कितना कठिन होता है। ऐसे ही नहीं साधु बना जाता है। तुम्हें अगर मौका मिल रहा है अपनी गृहस्थी में वापस जाने का, तो तुम अपनी गृहस्थी में जाओ और अपनी गृहस्थी को अच्छे से बसाओ। जो रिश्ते तुमने तिनके की तरह बिखेरे हैं, उनको सँभालो और अपने जीवन की दिनचर्या को अच्छे से बढ़ाओ। इस बात को सर्वेश भी सुनता है और सर्वेश अब माता-पिता को कॉल करता है, लेकिन माता-पिता उस दौरान फ़ोन नहीं उठा पाते हैं और कीर्ति वहीं रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी सर्वेश कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो और सर्वेश उसे दिल्ली, जहाँ पर वो जॉब करता था, वहीं उसे एक कमरा मिला हुआ था, वहीं पर कीर्ति को लेकर जाता है। और एक दिन वहाँ पर रहते हैं, तभी उसके माता-पिता का कॉल आता है कि बेटे, आपने कॉल किया था। तभी वो कहता है कि हाँ पिताजी, आपकी बहू मिल गई है, अगर आप कहें तो मैं घर ले आऊँ। तभी उसकी माँ फ़ोन लेती है, बेटा बहू कहाँ मिली? क्या बहू घर पर आने के लिए राज़ी है? अगर राज़ी है तो तुम उसे जल्दी से ले आओ, क्योंकि हमें भी काफ़ी समय हो गया बहू को देखे। हमारा घर फिर से खुश रहेगा, हम फिर से खुश हो जाएँगे अगर बहू घर में आ जाएगी तो। सर्वेश खुश हो जाता है अपनी माँ की बातों को सुनकर और 1-2 दिन तो वो दिल्ली उस कमरे पर रहते हैं और फिर उसके बाद वो एमपी चले जाते हैं अपने घर पर। उसकी सास जो है, कीर्ति की सास उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है, उसे गले से लगाती है और कीर्ति भी अपनी सास के पैरों में झुक जाती है और बार-बार अपने किए की माफ़ी माँगती है, कहती है, माँ मैंने आपका बहुत अपमान किया अपने परिवार वालों की बातों में आकर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ करने के लायक नहीं हूँ। लेकिन मुझे जीवन का सार समझ में आ गया, एक लड़की का जो असली घर होता है, वो ससुराल होता है। शादी के फेरों के बाद ही लड़की पराई हो जाती है, उसके बाद मायके में लड़की का कुछ भी नहीं रहता है, ये मुझे इन 7 सालों में समझ में आ गया है। मुझे माफ़ कर दीजिए। बार-बार वो उनसे माफ़ी माँगती है तो उसकी सास भी और उसके ससुर भी उसे माफ़ कर देते हैं और फिर से वो अब एक परिवार की तरह बहुत अच्छे से रहते हैं और खुशी-खुशी अपना जीवन बिताते हैं। ये थी कहानी कीर्ति और सर्वेश की। वो कीर्ति जिसने अपने एटीट्यूड में आकर अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त नहीं की, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, बात-बात पर उनको बेइज़्ज़त करती थी। भगवान ने उसको जीवन का बहुत ही अच्छा एक पाठ पढ़ाया जो आपके सामने है। आपको कैसा लगा इस कहानी को सुनकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक और एक शेयर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।